हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो इंटरव्यू होने वाले हैं उनमें डूज एंड डोंट्स क्या है। तो मैंने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू 2 बार दिए हैं। एंड एक बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और दूसरी बार मेरा सिलेक्शन हो गया। सो मैं आपको दोनों एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर कर सकती हूँ। एंड आई रियली बिलीव कि ये एक्सपीरियंस जो मेरा था वो आपके बहुत काम भी आएगा। सो जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जिनका अभी अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो आंसर की भी आ गई है और दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस तो सेम ही होता है। तो मैं बता देती हूँ आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी मेल एंड फीमेल हैं उनका ड्रेसअप के बारे में अगर अपन बात करें, तो अगर आप ये सोचते हैं कि कुछ भी पहन के चले जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप याद रखिए बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया था तब मैंने क्या पहना था मैं आपको बताती हूँ। मैंने जीन्स पहनी थी और उसके ऊपर नी लेंथ तक का कुर्ता पहना था और मैंने नाइकी के स्पोर्ट शूज पहने थे और दुपट्टा भी नहीं कैरी किया था, क्योंकि मुझे ये लगा था कि उनको मेरा सब्जेक्ट देखना है, सो मेरे अटायर से क्या ही लेना देना होगा। लेकिन तब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और उन्होंने मुझे ऊपर से लेके नीचे तक देखा एंट्री करते वक्त। सो ड्रेसिंग सेंस जो है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। सेकेंड टाइम पे जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मुझे ये चीज़ समझ में आ चुकी थी कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पर नोटिस की जाती है। तो सेकेंड टाइम पे जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मैंने साड़ी पहनी थी। और फीमेल्स के लिए मैं ये बता दूं कि जब आप ब्लाउज पहनते हैं तो आपका ब्लाउज जो है वो डीप नेक का नहीं होना चाहिए, रिवीलिंग नहीं होना चाहिए। आप इफ पॉसिबल आप कॉलर का ब्लाउज बनवाइए और जो स्लीव्स है या तो फुल स्लीव्स पहनीजिए या फिर 3/4 स्लीव्स पहनिए। उसे छोटी स्लीव्स मत पहनिए अगर आप साड़ी कैरी कर रहे हैं तो। और अगर आप साड़ी कैरी नहीं कर रहे हैं, कुछ जो फीमेल्स होती है वो साड़ी में बहुत अनकंफर्टेबल होती हैं और अनमेरिड फीमेल्स तो वैसे ही बहुत अनकंफर्टेबल होती हैं। तो अगर आप सूट भी पहने तो सूट आपका जो प्रॉपर साउथ कॉटन होता है या सिल्क कॉटन होता है उस तरह का सूट पहनिए। उसका अगेन मैं कहूंगी कि सूट अगर आप पहनते हैं तो कॉलर का सूट पहनिए और दुपट्टा जो है वो आपको एक साइड में कैरी करना है जैसे साड़ी में होता है। अगर आप बहुत सारे अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप गूगल पे कर लीजिए कि सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो किस तरह से साड़ी कैरी करते हैं। या फिर अगर मैं लेटेस्ट एग्जांपल दूं तो हमारी प्रेसिडेंट जिस तरह से साड़ी पहनती है। अभी हाल ही में जो अवार्ड फंक्शन हुआ था उसमें उन्होंने जिस तरह की साड़ी पहनी थी या वो किसी भी इवेंट पे जिस तरह से साड़ी पहन के जाती है वो बहुत ही एलिगेंट लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आपका बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो रिवील नहीं होना चाहिए, ये है फीमेल्स के लिए। और अपने बालों को आप खुला करके ना जाएं, बेटर है कि आप पीछे जो है उनको इसे टक करके बांध लें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका जो हेयर कट होता है वो बहुत ही स्टाइलिश होता है तो खुले बालों में वो वहां पे प्रोफेशनल फ्रंट पे अच्छा नहीं लगता है। अगर हम जेंट्स की बात करें तो जो बॉयज हैं उन्हें फॉर्मल शर्ट पहन के जाना है, फॉर्मल ट्राउजर पहन के जाना है, बेल्ट आपको यूज करनी है, शूज आपके फॉर्मल होने चाहिए एंड प्रेस किया हुआ होना चाहिए, आयरनिंग की हुई होनी चाहिए आपकी पूरी ड्रेस। और आपका हेयर स्टाइल जैसा भी हो लेकिन उस दिन के लिए अपना हेयर स्टाइल जो है ऐसे आपके आंखों के सामने बाल नहीं आने चाहिए। आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, मैं बॉयज़ के बारे में उतना ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती, मैं गर्ल्स के बारे में बोल सकती हूँ। तो ये बात हुई हमारे ड्रेसिंग सेंस की, इसका आपको खास ध्यान रखना है। सेकंड चीज़ इस गर्ल्स को मेकअप करके नहीं जाना है, बिल्कुल मत जाइएगा इंटरव्यू के अंदर मेकअप करके। अगर आप लिपस्टिक भी यूज़ कर रही है तो बहुत लाइट शेड की लिपस्टिक यूज़ कीजिए। जैसे अगर मैं वीडियो के अंदर अगर खुद को बताऊं तो इस वक्त मतलब नो फिल्टर है, मैंने किसी तरह का कुछ भी मेकअप नहीं कर रखा है। बट हाँ, वही मैंने कुर्ता डाल रखा है और मैंने यहाँ पे जो कॉलर का कुर्ता नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप कॉलर का पहन के जाइए इंटरव्यू के अंदर। दूसरी चीज़ पे आते हैं हम, अब हमें एंट्री कैसे करनी है वहाँ पे। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो इंटरव्यू के अंदर क्या हुआ था कि 16 स्टूडेंट्स का एक पैनल होता है। मतलब एक पैनल जो होता है उसमें कितने लोग होते हैं, एक तो आरपीएससी के चेयरमैन या फिर आरपीएससी के मेंबर होंगे और उनके साथ में 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे आपके पास में। जो सेंटर में बैठेंगे वो आरपीएससी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और जो उनके लेफ्ट और राइट में बैठेंगे वो आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे। उसके बाद आपकी चेयर वहाँ रूम में कहाँ लगी हुई होगी, एक चेयर होगी और उस चेयर से लगभग 3 से 4 फीट की डिस्टेंस पे एक बड़ी टेबल होगी और टेबल के दूसरे साइड में जो पैनल होगा वो लोग बैठे होंगे। तो जब जो अटेंडेंट है वो जब आपको बता देते हैं कि आपका टर्न आ गया है तो आपको जाना है उठ के। और आपको जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो आपको बिना
परमिशन लिए एंटर नहीं करना है। आपका आई कांटेक्ट उस वक्त जिनसे भी हो जाए, आरपीएससी के मेंबर से हो जाए, चाहे सब्जेक्ट एक्सपर्ट से हो जाए, किसी भी एक पर्सन से अगर आपका आई कांटेक्ट हो जाता है तो आप उनसे पूछ लीजिए कि मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैम। अगर फीमेल मेंबर होते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि मे आई कम इन सर और मे आई कम इन मैम। इस तरह से आपको परमिशन लेके जाना है। दोबारा आपको परमिशन और लेनी है बैठने के लिए। हम कई बार चले जाते हैं सीधे और जाके सीधे चेयर पे बैठ जाते हैं, हम वेट भी नहीं करते हैं कि वो हमें बैठने के लिए कहें। तो जब तक वो बैठने के लिए या तो वो खुद से कह देंगे तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं कहते हैं तो हमें सब बैठने के लिए भी उनसे इजाजत लेनी पड़ेगी। तो आप उनसे पूछ सकते हैं मैं हैव अ सीट, और अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो आप उनसे पूछ लीजिए कि क्या मैं बैठ सकता हूँ या बैठ सकती हूँ। उसके बाद आपको बैठने की जो पोजीशन है उस पर भी बहुत ध्यान देना है कि आपकी जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। आपको ऐसे रेक्लाइन करके, ऐसे जो आराम से बैठते हैं ना, जैसे मैं भी रेक्लाइन करके बैठी हूँ, ऐसे रेक्लाइन करके आपको नहीं बैठना है। आपकी जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में होनी चाहिए, और जो लेग्स होती है वो आपकी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। मतलब एक लेग के ऊपर दूसरी लेग रख के अपन जब बैठते हैं ना, सो वो अच्छा नहीं लगता है, एक कैंडिडेट को वो शोभा नहीं देता है। तो आप अपने दोनों पैर जो हैं वो पैरेलल नीचे रखिए, और अपने हाथ को जो है अपनी लैप में आप रख सकते हैं, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख सकते हैं। या फिर आपके पास में अगर कुछ फाइल है, डॉक्यूमेंट है, अगर वो आपको ले जाने के लिए परमिशन देते हैं, क्योंकि आई डोंट रिमेम्बर उन्होंने कुछ भी ले जाने के लिए परमिट किया होगा, तो इस तरह से आपको बैठ जाना है। अब हम आते हैं, ये तो हमारे जेस्चर्स हैं जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन जो है थोड़ा सा अच्छा डाल देंगे। सामने वाले को भी लगता है, जितना इज्जत किसी को बुरी नहीं लगती, तो सामने वाले का जितना रिस्पेक्ट हम कर सकते हैं हमारे जेस्चर्स के थ्रू, वो हमें करना है। उसके बाद मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, तो ये सब मैंने किया था सेकंड वाले टाइम में, और ये सारी चीजें मैंने मिस कर दी थी फर्स्ट वाले इंटरव्यू में, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट इंप्रेशन ही मेरा खराब हो गया था। एक नेगेटिविटी सी जनरेट हो गई थी उन लोगों के माइंड में मुझे लेके कि ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट सी है, सिंसियर नहीं है। हमारा देखिए कई फीमेल्स अगर वो अनमैरिड हैं तो सलवार सूट अगर अपन पहनते हैं तो उनके अंदर हम हमारी एज कम लगती है, और वहां पे हम असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। सो थोड़ा सा क्या होता है, ग्रोन अप लगना होता है कई बार में। तो साड़ी इसलिए बोलती हूँ मैं साड़ी कैरी करने के लिए कि उसमें हम थोड़े से बड़े लगते हैं, मेच्योर लगते हैं, कॉलेज एजुकेशन के लिए फिट लगते हैं। नहीं तो वो हमें समझेंगे कि स्टूडेंट्स के जैसे ही इनका अपीयरेंस है, तो इनको सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, जैसा कि मेरा लास्ट टाइम इंटरव्यू में हुआ था। तो खैर उन सब के बारे में अब नहीं बात करते। इसके बाद आता है, मैं अंदर गई, मैं बैठ गई। उसके बाद जो आरपीएससी के चेयरमैन होंगे या मेंबर होंगे, सबसे पहले वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे। तो आरपीएससी के मेंबर ने मुझसे ये पूछा था कि अपना नाम बताओ जोर से, क्योंकि उन्हें ये लगता था, उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ ऐसा रहा था कि हेजिटेशन की वजह से आवाज जो है वो तेज नहीं हो पा रही थी। तो इस वजह से क्या हुआ था कि उन्होंने मुझे डायरेक्टली यही बोला था कि आपका लाउड वॉल्यूम में नाम बताइए। फिर मैंने अपना नाम बताया। फिर उन्होंने कहा था कि एमएससी कहाँ से करी है, थोड़ा सा लाउड बोलिए। तो आपको स्टार्टिंग से बहुत लाउड नहीं होना है, बट आपको मतलब ऑप्टिमम अमाउंट में अपना जो वॉइस है वो रखना है, इतना रखना है कि आपकी आवाज उन सब तक पहुंच जाए। उनको बोलना नहीं पड़ना चाहिए कि आपको तेज बोलना है या धीरे बोलना है। सो ये आप खुद ट्राई कर लीजिएगा पहले, मिरर से उतनी डिस्टेंस पे रह के, या अपने घर पे किसी से बोल लीजिए कि मैं किस टोन में बात करूं कि वो आप तक पहुंच रही है। उसके बाद मेंबर ने मुझसे बस बेसिक डिटेल्स पूछी थी। लेकिन जो मेरे साथ वाले थे उनके साथ क्या हुआ था कि आरपीएससी के जो मेंबर थे, वो अगर बॉटनी से हैं या जूलॉजी से हैं या फिर केमिस्ट्री से हैं, तो फिजिक्स के अंदर भी उन्होंने अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछ लिए थे आरपीएससी के मेंबर्स ने भी। जैसे कि एक बार इंटरव्यू में मुझसे ये पूछा, मैं फिजिक्स से हूँ, लेकिन मुझसे ये सवाल पूछ लिया गया था। वो बॉटनी के थे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, सॉरी आरपीएससी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो बॉटनी से थे। तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया था कि गेहूं की रोटी जो है वो फूलती क्यों है, और बाजरे की रोटी जो होती है वो क्यों नहीं फूलती। मुझे इसका जवाब पता नहीं था। फिर उन्होंने उस वक्त मुझे इसका जवाब नहीं पता था, और लेटर ऑन मैंने सर्च तो उसमें आया था कि ग्लूटेन होता है जिस, और बाजरे में वो नहीं होता है। खैर जो भी है, बट मैं फिजिक्स से थी। तो इस बार क्या हुआ था, इस वाले इंटरव्यू के अंदर आरपीएससी के मेंबर ने मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे उन्होंने पहले लेफ्ट साइड में इशारा करके बोला कि आप पूछिए, स्टार्ट कीजिए। तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि
अभी एट प्रेजेंट आप क्या कर रहे हैं? मैंने उनसे कहा था कि एट प्रेजेंट में गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर विद्या संबल योजना जो राजस्थान की स्कीम है उसके अंदर एज अ गेस्ट फैकल्टी मैं जॉब कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा था कि आप यूजी की क्लासेस लेते हैं या पीजी की क्लासेस लेते हैं? तो मैंने उनसे कहा था कि मैं पीजी की क्लासेस लेती हूँ। तो उन्होंने कहा था कि एमएससी प्रीवियस ईयर और फाइनल ईयर दोनों में पढ़ाते हैं आप? आई सेड यस। उन्होंने कहा था कि प्रीवियस और फाइनल ईयर में कौन कौन से पेपर लेते हैं आप? तो मैंने उनसे कहा था कि प्रीवियस ईयर में क्लासिकल मैकेनिक्स एंड फाइनल ईयर में सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है फिर इन दो पेपर में से पूछा जाए। तो आई सेड यस। फिर उन्होंने मुझसे क्लासिकल मैकेनिक्स में और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पूछा। यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखिए कि जब उनका ये सवाल आया था कि एट प्रेजेंट आप क्या कर रहे हैं, ये बहुत गोल्डन क्वेश्चन है। बहुत लकी होंगे वो लोग जिनसे ये सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है इंटरव्यू को खुद के फेवर में, खुद की डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। यहाँ अगर आपने अपनी वीकनेस इस मान लीजिए कई लोग रिसर्च कर रहे हैं, क्यों अगर वो रिसर्च कर रहे हैं और उस वक्त वो ये बता देते हैं कि अभी मैं पीएचडी चल रही है मेरी, तो आप मान के चलिए कि आपका जो इंटरव्यू है वो रिसर्च की डायरेक्शन में जाएगा। अगर आप रिसर्च में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो ही आप वहां कहिए कि अभी आपका रिसर्च चल रहा है, क्योंकि आप मान के चलिए सवाल तो रिसर्च के ही आएंगे आपके पास में, पीएचडी के ही आएंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मे बी आपका रिसर्च जो है वो एक्सपेरिमेंट में हो रहा हो, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में आप कर रहे हैं और जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो थ्योरेटिकल फिजिक्स में कर रहे हैं। तो वो टॉपिक आपका ही लेंगे लेकिन क्वेश्चंस जो है वो अपने रिसर्च एरिया के पूछ लेंगे, तो फिर आप वहां फंस जाएंगे। क्योंकि ये मेरे साथ लास्ट इंटरव्यू में हुआ था। मेरा पूरा इंटरव्यू जो था वो रिसर्च की डायरेक्शन में चला गया था। ये मेरे से गलती हो गई थी कि उस वक्त मैंने उनसे ये कह दिया था कि हाँ मेरी पीएचडी जस्ट अभी स्टार्ट हुई है। तो उन्होंने मुझसे, क्योंकि उस वक्त अजमेर यूनिवर्सिटी में जस्ट एडमिशन ही लिया था, टॉपिक भी डिसाइड नहीं था, लेकिन बस ये बोल दिया था कि पीएचडी में एडमिशन, क्योंकि मुझे लगा कि इससे क्या होगा कि मेरी अच्छी इमेज बनेगी कि मैं रिसर्च के अंदर एक्टिव हूँ। जबकि फिर रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो वो मुझे नहीं आए, तो सिलेक्शन नहीं हो पाया। इस बार क्या हुआ था कि मेरी पीएचडी कोटा यूनिवर्सिटी से मैंने एडमिशन ले लिया था, बट मैंने एडमिट नहीं किया था वहां पे। उन्होंने पूछा भी था कि पीएचडी, तब मैंने उनसे यही कहा था कि मैं टीचिंग में, प्राइवेट सेक्टर में टीचिंग कर रही हूँ, इसलिए मुझे पीएचडी का टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो मैं गवर्नमेंट में जब सिलेक्शन मेरा हो जाएगा तो मुझे कुछ पेड लीव्स मिलेगी और सीएल एंड पीएल उनका यूटिलाइजेशन करके मैं रिसर्च वो करूंगी, क्योंकि उस कॉलेज एजुकेशन में मुझे प्रमोशन में भी पीएचडी से हेल्प मिलेगी, क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। तो आपको सवाल का जवाब जो है वो इस तरह से देना है कि उसमें सिर्फ आपका स्वार्थ ना झलके। देन उन्होंने मुझसे क्लासिकल मैकेनिक्स के बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे। लैग्रांजियन क्या होता है, हैमिल्टोनियन क्या रिप्रेजेंट करता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में उन्होंने मुझे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा था, बीसीसी एफसीसी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे थे बहुत। फिर जब उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिए थे उसके बाद में मेंबर ने सेकंड एक्सपर्ट को कहा था, तो सेकंड एक्सपर्ट ने मुझे कहा था कि आप यूजी को नहीं पढ़ाते? तो मैंने उनसे कहा था कि मैं यूजी को अभी तो नहीं पढ़ा रही हूँ, बट मैं पिछले 10 सालों से यूजी को ही पढ़ा रही हूँ। तो फिर उन्होंने कहा था, 9 सालों से, सॉरी, मेरा जब इंटरव्यू हुआ था तो मैंने कहा था कि मैं पिछले 8-9 सालों से यूजी को कंटिन्यू पढ़ा रही हूँ। तो उन्होंने कहा था कि यूजी में कौन से पेपर आप लेते हैं? तब मैंने कहा था कि क्योंकि मेरा प्राइवेट कॉलेज है तो मुझे वहां पे पूरे 9 पेपर यूजी के मुझे ही लेने पड़ते हैं। ये तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मुझे चॉइस थी 2 पेपर्स लेने की पीजी में। तो उन्होंने कहा था कि अच्छा सारे पेपर आप लेते हैं, तो यूजी के आपको सारे पेपर आते हैं, सब में से क्वेश्चन पूछ लें हम? तो मैंने कहा कि हाँ, क्योंकि मैं, देखिए यहाँ पर भी बात खुद का शो ऑफ करने की नहीं है। अगर आप 9 साल से 9 बुक्स हैं आपके पास में और उन्हीं 9 बुक्स को आप 9 साल तक पढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको वो याद होगी। लेकिन अगर वहां याद नहीं होता है तो एडमिट नहीं करना है, क्योंकि वहां जरूरी ये है कि वो जो सवाल पूछे वो आपको आना चाहिए, ना कि दुनिया भर का ज्ञान। आपके पास कितना भी दुनिया भर का ज्ञान समेट के ले जाओ, अगर उन्होंने 4 क्वेश्चन पूछे और वो 4 आपको नहीं आ रहे हैं तो आप इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो मैं यूजी में कॉन्फिडेंट थी, तो उन्होंने मुझसे यूजी के पेपर्स के नाम ही पूछे कि आप चलिए 9 पेपर के नाम बताइए पहले। फिर मैंने उनके नाम बताए थे। उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि इन सारे पेपर्स के अंदर जो आपके लोकल ऑथर्स होते हैं उनकी बुक्स ही पढ़ाते होंगे आप यहाँ? मैंने कहा कि जी बिल्कुल, लोकल ऑथर्स की पढ़ाते हैं। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप इनके रेफरेंस बुक्स बताइए, हर सब्जेक्ट का रेफरेंस बुक बताइए, क्योंकि जो लोकल ऑथर्स की बुक है वो तो आप बच्चों को पढ़ाने के लिए ठीक है, लेकिन खुद का नॉलेज एनहांस करने के लिए आप हर बार क्या नई चीज देखते हैं, क्योंकि वो फॉरेन ऑथर्स की बुक्स होती है वो काफी अच्छी होती है। तो फिर मुझे पता था, एक्चुअली मुझे पता था पूरे 9 पेपर जो थे उनके सबकी रेफरेंस बुक्स जो थी मुझे पता था। उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि क्लासिकल मैकेनिक्स की एक रेफरेंस बुक बताइए अच्छी, तो मैंने बोल दिया था गोल्डस्टाइन है। फिर उन्होंने मुझसे बोला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की कौन सी है, तो मैंने
मैंने बता दिया था, ग्रिफिथ है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, और मैं उसकी, फिर उन्होंने कहा था न्यूक्लियर फिजिक्स की आपके पास कौन सी है। न्यूक्लियर फिजिक्स में मैंने इंडियन ऑथर का ही नाम लिया था, बिकॉज मैंने उनसे कहा था कि डीसी तायल और एस एन घोषाल दोनों ही बहुत अच्छी है, मैंने दोनों पढ़ी है। उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स की कौन सी है, मैंने बोला मालविनो है। तो इस तरह से उन्होंने मुझे पूरे 9 पेपर पूछे थे, और उन्होंने मुझे रेफरेंस बुक पूछा था। फिर उन्होंने मुझे कहा था कि चलो यूजी में इलेक्ट्रॉनिक्स आपने पढ़ी है, मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल पढ़ी है। तो उन्होंने कहा था कि चलिए आप बताइए सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। फिर मैंने बता दिया। फिर उन्होंने कहा था कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का बैंड गैप कितना होता है, मैंने वो भी बता दिया। तो मेरे से, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि मेरे से एक भी सवाल डिफिकल्ट पूछा गया इस बार इंटरव्यू में, मुझसे एक भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं पूछा गया। मुझसे बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे, या तो इसलिए क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए 9-10 साल हो चुके थे, इसलिए मुझे आसान लग रहे थे। और पिछली बार जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मुझे पढ़ाते हुए ज्यादा नहीं हुआ था, 3-4 साल हुए थे, और मैंने उन 3-4 सालों में शायद टीचिंग को इतना सीरियसली नहीं लिया था। बट आप जब पहले 2 क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं ना, तो आप में अंदर कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन यहीं पर देखो, लक बहुत काम करता है। कृष्ण भगवान साथ थे, कृष्ण भगवान को पता था सिलेक्शन करवाना है, इसलिए काजल के सामने सवाल ही इजी आए थे। लेकिन जब सिलेक्शन नहीं करवाना होता है तो आपकी किस्मत इतनी बुरी होती है कि जो मेंबर होते हैं, मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था, सेम इंटरव्यू में मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था कि उनका जो सब्जेक्ट था वो कुछ और था, और मेंबर जो थे वो थे, आई डोंट नो वो किस बैकग्राउंड से थे, तो मेंबर फिजिक्स के बारे में कुछ ज्यादा जानते नहीं थे। तो उन्होंने सोचा था, उन्होंने सीधा मेरे फ्रेंड से पूछा था कि आप एमआरआई जो मशीन होती है हॉस्पिटल में, उसके पीछे की फिजिक्स बताओ, उसकी वर्किंग क्या होती है। सिटी स्कैन की जो मशीन होती है वो कैसे काम करती है, सोनोग्राफी की जो मशीन होती है वो कैसे काम करती है। अब इनके पीछे है तो फिजिक्स, लेकिन हम ना तो 11th-12th के अंदर इनके बारे में पढ़ते हैं, ना हम बीएससी में इनके बारे में पढ़ते हैं, ना ही हम एमएससी में इनके बारे में पढ़ते हैं, एमआरआई सिटी स्कैन। बट है ये फिजिक्स का पार्ट, इंजीनियरिंग का भी पार्ट है, बट फिजिक्स का भी पार्ट है। तो मेंबर ने ये क्वेश्चन पूछ लिए थे मेरे फ्रेंड से, और मेरे फ्रेंड को नहीं आया था, क्योंकि उसने कभी पढ़ा ही नहीं था ये वाला। पर उसने वहां पर कहा भी यही था कि ये मेरे करिकुलम में कभी भी नहीं आया, बट उन्होंने यही कहा था कि ये मशीन आप डेली नहीं, बट आपकी फैमिली में कोई ना कोई तो आप जानते हैं कि आप एमआरआई करवाते हैं, तो कभी आपके अंदर क्यूरियोसिटी क्यों नहीं होती है फिर। अगर आप फिजिक्स के पर्सन है तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आपको जानने की इच्छा होनी चाहिए कि एमआरआई मशीन कैसे काम कर रही है, सिटी स्कैन, मतलब अपने आसपास के नेचर को जब आप उसको लेके ही क्यूरियस नहीं हो, तो हम ये कैसे मान ले कि आप टीचिंग को लेके इतना क्रिएटिविटी शो करेंगे। सो एक नेगेटिव चीज चली जाती है। ये लक पे है, प्योर लक पे। अगर मुझे भी एमआरआई सिटी स्कैन का वर्किंग पूछा जाता तो मैं भी वहां यही कहती कि मैंने नहीं पढ़ा, कभी अपने सिलेबस के अंदर नहीं पढ़ा, इसलिए मुझे नहीं आता। बट वो लक की बात है कि मेरा सिलेक्शन डेस्टिनी ने पहले डिसाइड कर रखा था, तो प्री डिसाइडेड होता है सब कुछ। लास्ट टाइम नहीं मिलना था तो नहीं मिला, इस टाइम मिलना था तो अपने फेवर में चला गया। लेकिन आप इस तरह से तैयारी करके जाइए। एंड एक चीज और आपसे पूछी जा सकती है कि जो आपसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो आपसे जीके तो नहीं पूछेंगे, लेकिन जो आरपीएससी के मेंबर हैं वो आपसे जनरल नॉलेज भी पूछ सकते हैं राजस्थान के बारे में। तो आपने अभी रिटन एग्जाम जो दिया है, मैं ये नहीं कहूंगी कि जैसे ही आपने रिटन एग्जाम दे दिया, आपके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं आंसर की से, तो आप छोड़ दीजिए। आप मत छोड़िए, आपने पढ़ाई जैसी आपने रिटन एग्जाम के लिए करी थी वैसी ही शिद्दत से आप अपनी सब्जेक्ट की पढ़ाई चालू रखिए और जीके की पढ़ाई चालू रखिए। क्योंकि जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतने कम चांसेस हैं आउट ऑफ सिलेबस चीजें पूछी जाने की। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर अगर आप ये सोच के जाते हैं कि मैं यूजी के 2-3 पेपर तैयार कर लूंगा या कर लूंगी, पीजी के 1-2 पेपर नहीं, आपके पास बहुत इनफ अमाउंट ऑफ टाइम है। आप प्लीज अपनी पढ़ाई जो है 8 घंटे 10 घंटे अगर आप पढ़ रहे थे तो अभी भी पढ़िए। आप ये मत सोचिए कि वो 24 मार्क्स कैरी कर रहा है, क्योंकि ये इंटरव्यू सब कुछ पलट देता है। सो आई होप कि आपको ये जो मेरी ट्रिप, जो ये टिप्स है, ये आपको मतलब हेल्प करेंगी, ये मैंने अपना बता दिया है। एंड हाँ, मुझसे ये भी डेमो भी वहां पे लेते हैं, जहां पे आपकी चेयर होगी उसके पीछे बोर्ड लगा होगा, और बोर्ड के पास में एक छोटी सी टेबल रखी हुई होगी, और टेबल के ऊपर डस्टर और मार्कर रखा हुआ होगा। तो वो आपसे कहेंगे कि ठीक है आपका थोड़ा सा डेमो लिया जाए। तो मुझे कहा गया था कि आप एक डायोड को रेक्टिफायर की तरह कैसे काम करता है, कैसे काम होता है, वो एक्सप्लेन कर दीजिए। तो सबसे पहले मैंने उसका सर्किट डायग्राम बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि दे आर आस्किंग मी टू एक्सप्लेन द हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। सो मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम जैसे ही ड्रॉ किया था, उन्होंने कहा कि रहने दीजिए आके बैठ जाइए। फिर पैनल जो आरपीसी के मेंबर है उन्होंने दोनों हाथ ऐसे करके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को रोक दिया था कि ना, हो गया, ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछना है। और उसके बाद वो बोलते हैं कि वापस आ जाइए आप। ध्यान रखिए, जब आप वापस आ रहे होते हैं डेमो से, तो आपको डस्टर लेना है। आपने जो भी वहां पे लिखा है वो आपको पूरा क्लीन करना है, छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने छोड़ दिया था, तो उन्होंने वापस उसको चेयर से उठा के बोला वापस जाइए और जो आपने पढ़ाया उसको साफ कीजिए, और ये चीज अपने फ्यूचर में भी याद रखिएगा।
जब भी आप क्लास लेके जाएं तो अगले टीचर के लिए एक काम बढ़ा के मत जाओ, काम कम करके जाओ नेक्स्ट क्लास में जो आएगा। सो डस्ट से वो सारा रिमूव कर दीजिए, प्लीज क्लीन कर दीजिए। और जैसे अलाइन हुआ हुआ मार्कर और डस्टर आपको मिला था टेबल पे, ऐसा नहीं है कि जैसे हम नॉर्मल क्लास में फेंक देते हैं इधर मार्कर या डस्टर, नहीं, तरीके से उस मार्कर को डस्टर को उसी पैरेलल लाइन में रखिए जैसे वो आपको मिला हुआ था। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनका ध्यान रखिएगा। और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाथ पैर अगर शिवर कर रहे हैं तो कंट्रोल कीजिए। और जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उस दिन सुबह बहुत सारा एक तो यूट्यूब पे मोटिवेशनल जो वीडियोस हैं वो देख के जाइए, मेडिटेशन करके जाइए, भगवान की पूजा करके जाइए। घर से जो भी आप एग्जाम के लिए निकलते हैं तो मम्मी जो भी शगुन करती है दही खाने वाला वो सब करके जाइए, क्योंकि आप ये मत सोचिए इन सबसे कुछ नहीं होता है। भगवान को दिखता है कि कितनी शिद्दत से इस पर्सन को ये जॉब चाहिए। फर्स्ट टाइम पे मैंने इनमें से एक भी चीज नहीं करी। और सेकंड टाइम पे क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बॉडी अब प्राइवेट जॉब के लिए नहीं है फिट, तो मुझे एक सिक्योरिटी चाहिए ही चाहिए। मेडिकली मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए मुझे चाहिए था कि नहीं, अभी मुझे सिक्योर जॉब चाहिए, अभी मैं 10 जगह धक्के नहीं खा सकती। तो वो पता था कि इतना इतना शिद्दत से एग्जाम, ये इंटरव्यू क्वालिफाई करना है। तो छोटी छोटी चीजों का भी मैंने ध्यान रखा था। तो आई होप ये जो टिप्स है एंड ट्रिक्स है इंटरव्यू की, ये आपके काम आएंगी। अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि इंटरव्यू में ये चीज कैसे होती है, वो चीज कैसे होती है, मैं आपको बता दूंगी। अपने कपड़ों का खास तौर पर ख्याल रखिए, खड़े होने का, बैठने का, आपका लहजा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा हंसना नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा सीरियस मूड में नहीं रहना है। हमेशा कृष्ण भगवान की फोटो देखना, आप कभी भी कृष्ण, हल्की सी मुस्कुराहट उनके फेस पे रहती है। तो पूरे इंटरव्यू के दौरान चाहे आपको आ रहा हो या ना रहा हो, पर आपका फेस जो है वो स्माइलिंग होना चाहिए। मुस्कुराहट हमेशा अपने चारों तरफ पॉजिटिविटी बिखेरती है। सो एक स्माइलिंग फेस के साथ जाइए। इंटरव्यू अच्छा नहीं भी होता है तो भी स्माइलिंग फेस के साथ आइए। परमिशन लीजिए हमेशा, बैठने से पहले, खड़े होने से पहले, और बाहर निकलने से पहले, अंदर जाने से पहले। और मुझे इस वक्त ज़्यादा कुछ याद नहीं आ रहा, मैंने शायद मेरा इंटरव्यू का सारा एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर दिया है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर आप में से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं जब उनका इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाता है तो मैं चाहती हूँ कि आप इसी वीडियो पे आके और कमेंट करके मुझे बताएं कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज शेयर विद योर स्टूडेंट्स। जितना प्यार आपने मेरे पिछले वीडियो को दिया है उतना ही प्यार आप इस वीडियो को दीजिए। एंड आई होप ये आपके काम आए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड नाइट।